आज के शो में। कराची में कोरोना केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा। कोरोना खौफनाक शक्ल इख्तियार करने लगा। कोरोना की लहर बेकाबू, आखिर हुकूमत क्या सोच रही है? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। नाज़रीन, आज जो कराची में पॉजिटिविटी है वो 30-31% तक चली गई है। 2000 से जायद कोरोना के केसेस शहर में आए हैं। जो क्राइटेरिया या थ्रेशोल्ड गवर्नमेंट अब रख रही है वो थ्रेशोल्ड ये है कि जब हॉस्पिटलाइजेशन रेट या वेंटिलेटर्स जो इस वक्त हैं भरना शुरू हो जाएंगे या हॉस्पिटलाइजेशन रेट 40 से 50% हो जाएगा, जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हेल्थ है उनकी स्टेटमेंट में देख रहा था सिंध के हवाले से, तो किसी स्ट्रिक्ट मेजर्स की तरफ जाया जाएगा। आलमी सतह पर इस सिलसिले में क्या हो रहा है, इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पर फोकस करेंगे। हम आपको बताएंगे कि आलमी सतह के ऊपर जो पॉजिटिविटी रेट्स हैं कितने हैं और वहां क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दी गई हैं। अली मोइन नवाजिश साहब को खुशामदीद कहते हैं, प्रोग्राम में तज्ज़िया निगार हैं और कनाडा में इस वक्त मौजूद है। अली मोइन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ सब कुछ खुला हुआ है, गवर्नमेंट अभी तक सोच रही है। जो फेडरल जो पार्लियामानी हेल्थ सेक्रेटरी हैं वो कहती है कि हम सोचेंगे इस बात पर कि शादियों में खाने पर पाबंदी लगा दी जाए। जो सुबह सिंध के पार्लियामानी सेक्रेटरी हेल्थ हैं वो ये कह रहे हैं कि हम इस बात पर गौर व फिक्र जब करेंगे जब पॉजिटिविटी या जो हॉस्पिटलाइजेशन रेट है वो 40-50% हो जाएगा। सीएम सिंध भी यही कह रहे हैं कि इस वक्त घबराने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन रेट ज्यादा नहीं है। आप कनाडा की सूरत हाल से पहले बताइएगा वहां पर इस वक्त क्या सूरत हाल है? जो सिचुएशन है ये है कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करती गई हैं काफ़ी हद तक। स्कूल्स को बंद कर दिया गया है, उसके साथ साथ इंडोर डाइनिंग जो है, रेस्टोरेंट वगैरह, इनको बंद कर दिया गया है। ये तकरीबात के ऊपर पाबंदी है कि अगर इंडोर है तो 5 से ज़्यादा लोग नहीं आ सकते और अगर आउटडोर है तो 15-20 लोग से ज़्यादा आप किसी भी आउटडोर तकरीब में नहीं हिस्सा ले सकते। तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिविटी रेट और ने बात की, इसमें कुछ वजाहत करने की बहुत जरूरत है। पाकिस्तान की आवाज हमें टूट कर आ रही है। अगर हम रिकनेक्ट कर सकते हैं अली मोइन नवाजिश को तो प्लीज अगर रिकनेक्ट करते हैं। फैसल सुल्तान साहब ने जो आज गुफ्तगू की है इस हवाले से, पहले आपको वो सुनवाते हैं गुफ्तगू। इन द मीनवाइल अली मोइन नवाजिश से रब्ता बहाल करते हैं। आलमी सतह के ऊपर जो आपको बताना है कि क्या हो रहा है, आलमी सतह के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस किस तरह लग रही हैं, कितने पॉजिटिविटी रेट के ऊपर। कनाडा 20-25%, 25% के ऊपर वो कहते हैं स्कूल बंद हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हैं, दीगर बता रहे हैं चीजें। अली मोइन साहब दोबारा आ चुके हैं। अली मोइन साहब, आप बताइएगा, पहले आप बता दें, क्या आप बता दें 25% रेट है शायद कनाडा में और जहां आप हैं वहां तकरीबन आधी चीजें आप कह रहे हैं कि बंद कर दी गई हैं। अली साहब, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। अच्छा, हम आपको फैसल सुल्तान साहब की गुफ्तगू सुनाते हैं, उन्होंने क्या कहा है इस बारे में, जब तक उनसे रिकनेक्ट करते हैं। लेट्स से दिस के क्या कहा फैसल सुल्तान साहब। अभी कोविड के नंबर्स बढ़ रहे हैं आपके सामने और बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और दुनिया भर में आपने जो देखा पैटर्न वो भी हम यहाँ यही पाकिस्तान में देख रहे हैं कि जहां पीक किस तरह जाना शुरू होती थी, यहाँ इस वक्त ये जो केसेस की जो तेजी है वो इस अंदाज से है कि बिल्कुल वो जो रेट है वो वर्टिकल चल रहा है। इसका मतलब है कि हर रोज एक बड़ा वाज़े इजाफा हो रहा है केसेस में। तो मैं खुशी हो रही है मुझे देख के कि हमने मास्क का इस्तेमाल पहन रखा है और आमतौर पे हम बात करते हुए उतार देते थे, आज मैंने वो भी नहीं उतारा कि कम से कम हम ये क्लियर मैसेज दे सकेंगे ये मास्क इस वक्त अहम चीज है। अली मोइन साहब, आपसे अगर राब्ता बहाल हो गया, आपको आवाज आ रही है तो बताइएगा ग्लोबली क्या रिस्ट्रिक्शंस इंपोज हो चुकी हैं आलमी सतह पर? जी, आई होप कि अब आपको मेरी आवाज़ सही आ रही होगी। ग्लोबली इस वक्त रिस्ट्रिक्शंस जो हैं कनाडा में री इम्पोज कर दी गई हैं। स्कूल्स को बंद कर दिया गया है, इंडोर डाइनिंग को बंद कर दिया गया है और इवेंट्स पर लिमिट लगा दी गई है। इंडोर अगर इवेंट्स हों तो 5 से ज़्यादा लोग नहीं आ सकते और अगर आउटडोर हैं तो 10 की लिमिट लगाई गई है। अब एक बैलेंस दुनिया में हम देख रहे हैं कि लेके चल रहे हैं, जिसमें कुछ चीज़ें इकोनॉमी के लिए ओपन भी रख रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ जो हाई रिस्क सेटिंग्स हैं उनको क्लोज किया जा रहा है। पॉजिटिविटी रेट 20-25% के दरमियान ऑसिलेट कर रहे हैं और ये सिर्फ कनाडा नहीं, हम बेशतर ममालिक में ये चीज़ देख रहे हैं।
पाकिस्तान में डेटा के साथ जो इशू होता है वो दो बुनियादी प्रॉब्लम्स होते हैं। एक प्रॉब्लम तो ये होता है कि हमारे टेस्ट चूंकि फ्री और मैसिव नहीं है, तो हमारे नंबर्स बहुत कम आते हैं। तो उन नंबर्स पे हमें कभी यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हर बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता, हर बंदा टेस्ट कराता भी नहीं है। अब बाहर मुल्कों में तो ये सूरत हाल हो रही है कि यहाँ पर इतने टेस्ट मौजूद ही नहीं है जितनी डिमांड आ रही है, यानी इतने लोग अपने आप को सिम्टोमेटिक समझ रहे हैं और वो टेस्ट कराने जा रहे हैं कि गवर्नमेंट्स ने अब रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि कौन कौन टेस्ट करा सकता है। तो इस पस मंज़र में भी केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो पाकिस्तान के जो नंबर्स हैं उनको आप पॉजिटिविटी रेट इज़ डेंजरस, आप उसको ज़रूर देखें। और जो हॉस्पिटल एडमिशन्स और आईसीयू की बात की, जी बिल्कुल ये एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है जो दुनिया भर में भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एसेंशियली रिस्ट्रिक्शंस और लॉकडाउन की वजह ये होती है कि आप हेल्थ सिस्टम को ओवरवेलम ना करें, कि ये ना हो कि आपके पास इतने मरीज आ जाएं, इतने लोग बीमार हो जाएं कि हॉस्पिटल्स उनको अकोमोडेट ना कर सकें, इसलिए रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक है। लेकिन वेंटिलेटर का मेट्रिक जो है आई थिंक इज नॉट, वो ज़रा ज़्यादा संगीन है। हमें देखना पड़ेगा कि हमारे केसेस रियलिस्टिकली हम मॉडलिंग और प्रोजेक्शन से कि असल में कितने हैं, अपने छोटे नंबर्स पे ना जाएं। और उसके साथ साथ एटलीस्ट हमें चाहिए कि जो हाई रिस्क सेटिंग्स होती हैं, जिस तरह इंडोर डाइनिंग है, उसको हम ज़रूर रिस्ट्रिक्ट करें। और अगर स्कूल्स एजुकेशन है उसके अंदर, यहाँ पर तो ये होता है कि रैपिड टेस्ट किट्स दी जाती हैं, तो स्टूडेंट्स को और टीचर्स को कहा जाता है कि आप अपने आप को बार बार टेस्ट करते रहें, और अगर वो भी फेल हो जाए तो अभी जिस तरह यहाँ 3 हफ्ते के लिए स्कूल्स बंद कर दिए गए, तो एक सर्किट ब्रेकर किया जाता है। तो ओमिक्रॉन की जो वेव है ये पूरी दुनिया में, ये बताइए कि जो आलमी सतह पर ये वेव जिस तरह फैल रही है, इतना टाइम होता है कि इसमें डिसीजन मेकिंग के अंदर, कि हम ये देख रहे हैं कि इजलास होगा, इस हफ्ते होगा नहीं, अब अगले हफ्ते होगा, बैठेंगे, सोचेंगे, गौर करेंगे, मीटिंग बुलाएंगे, इतना टाइम देता है ओमिक्रॉन कि हम ये सोचते रहें, सोच विचार मीटिंग कॉल करने के अंदर 1-2 हफ्ते जाया कर दें? इतना टाइम आलमी सतह पे इस तरह डिसीजन मेकिंग हुई है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी वेरी करता है। जहाँ पर गवर्नमेंट्स इसको ईजी लेती हैं, जहाँ पर उसको सीरियसली नहीं लेती, वहाँ तो हम ये देखते हैं कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ किए जाते हैं। लेकिन उन ममालिक में जहाँ गवर्नमेंट्स बड़ी सीरियस होती हैं पब्लिक हेल्थ के बारे में, लोगों की जानों के बारे में, तो वो फौरी डिसीजन मेकिंग, फौरी स्ट्रैटेजी अपनाती हैं। देखिए, स्ट्रैटेजी वेरी कर सकती है, आप जो भी स्ट्रैटेजी अपनाएं, लेकिन आपकी डिसीजन मेकिंग स्विफ्ट और उसके साथ साथ जो आपने इकदाम लेने हैं वो होने चाहिए। हम अभी एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है पेंडेमिक फटीग, तो लोगों में तो पेंडेमिक फटीग आ जाती है कि लोग तंग आ जाते हैं कि अब ये कोरोना फिर आ गया, अब ये फिर कोरोना की बात हो गई। लेकिन हुकूमतों का ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। अब अगर आपने एजुकेशन को ओपन रखना है तो आपको रैपिड टेस्ट डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत है, ताकि एटलीस्ट टीचर्स और स्टूडेंट्स अच्छा, इससे पहले कि मैं इस गुफ्तगू को या समेटूं, आप बताएं ये जो हॉस्पिटलाइजेशन रेट है 40-50% का थ्रेशोल्ड, ये ग्लोबल प्रैक्टिस है जो हम यहाँ कह रहे हैं सुबह सिंध में हमारे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के जब हो जाए तब हम जाएंगे इस तरफ, या ये असखुद हमारा एक थ्रेशोल्ड हमने सेट कर दिया है? इंटरनेशनली ये हो रहा है क्या? जी देखिए, लॉकडाउन और रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए जो हॉस्पिटलाइजेशन और आईसीयू एडमिशंस हैं वो बिल्कुल एक थ्रेशोल्ड है, लेकिन वो थ्रेशोल्ड इतना हाई लेवल पे नहीं रखा जाता कि आप बिल्कुल कहें कि जब वो होगा तो तब हम रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। उससे पहले ही केस नंबर्स के ऊपर आप एक्शन लेना शुरू हो जाते हैं। और हॉस्पिटलाइजेशंस और ये जो आईसीयू बेड्स होते हैं, ये एक डिलेड मेट्रिक होता है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया हरी, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, ज्वाइन किया। आपने बताया आलमी सतह से शुरू से में कि क्या हो रहा है, इस वक्त इंटरनेशनली ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं। यहाँ पर नाज़रीन ये हिकमत अमली जो इस दफ़ा नज़र आ रही है, ये है कि हॉस्पिटलाइजेशन रेट ज़्यादा होगा तो फिर हम बंदिश की तरफ जाएंगे, रेस्ट्रिक्शंस की तरफ जाएंगे। इस पर मजीद मेडिकली बात भी करेंगे, डॉक्टर्स भी साथ होंगे। प्रोग्राम में इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में नाज़रीन अहम तरीन सवालात हम उठा रहे हैं। कोविड पॉजिटिविटी रेट कराची का काफ़ी बढ़ चुका है। आप कहते हो इसमें एक होश रफा इजाफा हुआ है, नंबर ऑफ केसेस जो डबलिंग हो रही है केसेस की वो बहुत तेजी से हो रही है। क्या डॉक्टर्स ने इससे पहले ऐसी तेजी देखी है जिस तरह से इजाफा हो रहा है इन केसेस में, और जिस तरीके से नंबर्स बढ़ रहे हैं, मुस्बत केसेस की शरह बढ़ रही है? इस पर क्या कहते हैं डॉक्टर शाहिद रसूल साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिना JPMC प्रोग्राम में साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन किया। पहले बताइए सर, ये जो इस दफा हम देख रहे हैं वेव, इसमें आपने पुरानी जो इससे वेव्स हैं उसमें कोई फर्क महसूस किया है, और जो नंबर ऑफ केसेस में इजाफा है ये इस ट्रेंड को आप किस तरह ऑब्जर्व कर रहे हैं डॉक्टर शाहिद रसूल साहब? शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम पे लिया। इसमें इस दफा जो वेव देखी जा रही है इसमें डेफिनेटली
फर्क सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि इन्फेक्टिविटी रेट एकदम से जंप किया है, और जब ये ओमिक्रॉन स्ट्रेन डायग्नोज हुआ था अफ्रीका में, तो उसके साथ उन्होंने यही एक्टिविटी है और जो ओरिजिनल कोविड-19 वायरस था। सो डेफिनेटली इन्फेक्टिविटी ज्यादा है। दूसरी इंपॉर्टेंट जो देखने में आ रही है कि हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत इतनी नहीं पड़ती, और हॉस्पिटलाइजेशन की कम से कम हमारे पास जो बेड्स हैं रिसेंटली कुछ थोड़ी सी इंक्रीज हुई है हमारी कैपेसिटी के हिसाब से, जैसे कि 85 बेड का हमारा HDU है जिसके अंदर हम रखते हैं पेशेंट्स, तो अब आज के दिन 19 पेशेंट हैं, बट पिछले कई महीनों से ये रेट 12, 14, 10 के करीब, बल्कि इससे भी कम 5 और 3 पे भी चला गया था। सो इन पेशेंट बड़े तो हैं, लेकिन उस तरह नहीं बढ़े जैसे पहले डेल्टा वेरिएंट के जमाने में बढ़े थे। जो सिम्टम्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। फीवर से ज्यादा इस दफा नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन भी है इसके अंदर, और डिजीज बहुत शॉर्ट टर्म है किसी की है। मतलब कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो पॉजिटिव आते हैं और उसके बाद जब वो रिपीट कराते हैं टेस्ट 5 दिन के बाद, तो वो नेगेटिव हो चुका होता है। जब पिछली स्ट्रेन थी तो उसमें अक्सर ये टेस्ट 2 से 3 हफ्ते तक पॉजिटिव आता रहता था। अच्छा, तो डॉक्टर साहब इसमें इसका मतलब कि आइसोलेशन पीरियड भी कम हो सकता है। और लेकिन मैं इससे पहले कि थोड़ा मेडिकली समझूं, आप मुझे बताएं रियासती सतह के ऊपर जो हम डिसीजन मेकिंग अभी तक देख रहे हैं, वो इस दफा हमने पहले तो हम ये देखा था कि एक थ्रेशोल्ड होता था कि 12% रेट हो जाए तो स्मार्ट लॉकडाउन, 15% हो जाए तो फिर ये चीजें बंद, 20% हो जाए तो ये चीजें बंद। इस दफा हमने देखा है कि स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज हुई है। अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन रेट ज्यादा नहीं है, उस थ्रेशोल्ड को देखते हुए हम आगे रिस्ट्रिक्शंस की तरफ जाएंगे। एक तो ये आलमी सतह के लिहाज से ग्लोबल प्रैक्टिस है, ये सही है आपके नजदीक, या ये हम गलत कर रहे हैं ये करके, ये फैसला करके? देखें, ये बात गवर्नमेंट की बिल्कुल प्रैक्टिस सही है कि जी क्योंकि एडमिशन रेट कम है जी। तो देखें, लास्ट टाइम तो हम लॉकडाउन पे चले गए थे। शुरू में आपको याद होगा कि जब 2, 3 पेशेंट, 4 पेशेंट, 10 पेशेंट भी थे तो कंप्लीट सूबा लॉकडाउन में चला गया था। उस वक्त शायद वो जरूरत भी थी। उसके बाद फिर जो दूसरी वेव आई या तीसरी वेव जो आई, उसके अंदर भी आपने देखा कि कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। लेकिन अगर आप यूरोप और अमेरिका को देखें तो वहां कोई लॉकडाउन्स नहीं लग रहे। उन्होंने जो सारा का सारा दारोमदार है वो अपनी वैक्सीनेशन पे रखा है और SOPs पे रखने की कोशिश कर रहे हैं। रिमेंबर, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो एजुकेशन, मॉनेटरी, बिजनेस प्रॉब्लम्स जो होती है। डॉक्टर साहब एक चीज समझाइए कि अभी हमारे साथ जो इससे पहले वाले सेगमेंट में कनाडा से जो हमारे एक एक्सपर्ट थे अली मोइन साहब, वो कह रहे थे कि कनाडा के अंदर स्कूल्स बंद हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हैं, तो वो लॉकडाउन नहीं, उसको अगर रिस्ट्रिक्शंस कहें तो वो कह रहे कनाडा में लगी हैं। इसी तरह यूरोपियन कंट्रीज की मिसाल भी दे रहे थे, वहां मुस्बत केसेस की शरह 25% थी, हॉस्पिटलाइजेशन वहां भी ज्यादा नहीं थी। तो ये कुछ ममालिक जा रहे हैं रिस्ट्रिक्शंस की तरफ, अगर कंप्लीट लॉकडाउन नहीं तो पार्शियली कुछ चीजों को बंद कर रहे हैं या औकात को इस पर कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि रेट बहुत ज्यादा हो गया ना, 25%, तो फिर उस पर तो आपको कुछ ना कुछ रीथिंक करना पड़ेगा स्ट्रेटजी को कि ये इतना ज्यादा हाई रेट है। तो इसको देखें, एक वजह तो ये कि वहां तो बच्चों की वैक्सीनेशन 5 साल की उम्र में भी की जा रही है। यहाँ पे बच्चे सिर्फ 12 साल के ऊपर हैं, उनको वैक्सीन किया जा रहा है। तो वो एक सर्टन पॉपुलेशन है जो बच्चों की यहाँ पे ज्यादा इफेक्टेड हो सकती है, और ओमिक्रॉन स्ट्रेन में बच्चे भी इफेक्ट हो रहे हैं। ओरिजिनल कोविड स्ट्रेन की तरह ऐसा नहीं है कि बच्चों में बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं है, बट माइल्ड डिजीज उन्हें भी हो रही है। तो यस, अगर रेट 25% तक पहुंच जाता है और हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ती है तो फिर डेफिनेटली इस चीज के बारे में सोचना। तो कराची में तो हो गया 28%, बल्कि कुछ लोग 31% भी कोट कर रहे हैं। तो इस लिहाज से कम स्कूल्स, शादी ब्याह, क्योंकि तकारीब तो चल रही हैं, खाना भी हो रहा है उन शादियों में, रश भी लगा हुआ है लोगों का, आप नहीं समझते कि इस फैसले में देर नहीं करनी चाहिए या फौरी करना चाहिए, या मजीद इंतजार करें, हॉस्पिटलाइजेशन का वेट करना चाहिए गवर्नमेंट को? मेरे ख्याल से NCOC इस काम में बहुत एक्टिव है, और आज जो सिंध गवर्नमेंट का मौकिफ है वो मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक है कि जैसे NCOC डिसाइड करे उसी गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उसमें हर सूबे का नुमाइंदा भी है। हाँ, शायद स्कूल्स में, मेरी पर्सनल राय ये है कि मे बी उनको दोबारा ऑनलाइन टीचिंग पे चले जाना चाहिए, 1 नंबर 2, या अब आप मुझसे ये पूछें कि भी इससे बचना कैसे है, अब इसका करना क्या है, तो हम जो कुछ भूल चुके हैं वो हम SOPs भूल चुके हैं, ना मास्क पहन रहे हैं, बड़े बड़े क्राउड जमा हो रहे हैं, और वो जो सोशल डिस्टेंसिंग और वो सब चीजें थी वो हम भूल गए। एंड सेकेंडली, जो वैक्सीनेशन है बूस्टर की, उसके ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं है। मैं जिना के फिगर्स आपको बताऊं तो मैं हार्डली हम 800 से 1200 के दरमियान वैक्सीनेशंस करते हैं दिन में, और ये एक जमाना था कि 10 से 15 हजार थी, और आपने देखा कि उसके बाद फिर कोरोना का रेट कितनी जल्दी कम हुआ। सो आई थिंक वैक्सीनेशन और SOPs को पहले फॉलो को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाए, और नंबर 2, फिर ये जो जैसे जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जैसे बच्चे हैं, वो एरियाज जहां से सिनेमाज हैं, जैसे जो क्लोज स्पेसेस हैं,
जहां पे डेफिनेटली आप प्रोटेक्ट अपने आप को नहीं कर सकते, इन चीजों को अगर लॉकडाउन की तरफ लेके जाएं, और आई थिंक स्मार्ट लॉकडाउन्स आर अ बेटर स्ट्रेटेजी। पूरे सिटी को लॉकडाउन करना बहुत मुश्किल है, बहुत मसाइल का वास्ता। आपने वैक्सीनेशन का, मैं आपसे ये फाइनली पूछूं क्योंकि इस हवाले से कुछ सख्तियां थी, कुछ सजाएं थी, मुकर्रर हुई थी, बात सुनी थी, उसके बाद रश बढ़ा था वैक्सीनेशन पे, आपने भी इसको ऑब्जर्व किया होगा लास्ट टाइम, फिर उसके बाद बिल्कुल छोड़ दिया उन तमाम चीज़ों को। तो ये जो आप बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन रियासती सतह पर जो एक कम्युनिकेशन कैंपेन है वैक्सीनेशन के हवाले से, कुछ पेनल्टीज, कुछ डिटेरेंस, वो हमें नजर इस दफा नहीं आई ना। बूस्टर डोज के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं आई। वो ज्यादातर लोग तो ये समझ रहे हैं, जिससे हम बात भी कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि अगर हमें बाहर जाना होगा तो लगवानी है ना, हमें थोड़ी जाना है बाहर। वही समझ रहे हैं हमें लगवानी ही नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। तो ये कैंपेन किस तरह स्ट्रेंथन करना चाहिए गवर्नमेंट को, और क्यों जरूरी है करना इसको स्ट्रेंथन? देखें, सिंध गवर्नमेंट ने तो बहुत अच्छा फैसला किया है कि वो डोर टू डोर वैक्सीनेशन कर रहे हैं। सो जिनको प्राइमरी नहीं लगी और जिनको बूस्टर नहीं लगे, उनको तो घरों पे इनके जो हेल्थ केयर लेडी हेल्थ वर्कर्स और जो इनकी वैक्सीनेशन टीमें थी पोलियो के दौरान, वो उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन बाकी सूबों में तो डेफिनेटली ये इस किस्म का कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया। और प्लस ये कि उनके यहाँ रेट्स भी लाहौर वार में बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो यस, इस किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन कर दें, जैसे लास्ट टाइम लोग जब आना शुरू हुए थे, जब मोबाइल फोन बंद करना शुरू किए थे, तो मे बी बूस्टर के लिए शायद इसी किस्म का कोई ऑर्डर निकालना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर शाहिद रसूल साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर JPMC के प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। कुछ अहम मामला हुई, हॉस्पिटलाइजेशन रेट वो कहते हैं कि अभी तक नहीं है। उन्होंने कहा 18-19 पेशेंट्स हैं HDU में, और ये कैपेसिटी इससे पहले डेल्टा में और दीगर वेरिएंट्स के अंदर बहुत ज्यादा होती थी। आफ्टर दिस ब्रेक आएंगे, जो टेस्ट के इस वक्त मामला चल रहे हैं, यानी जो टेस्टिंग हो रही है, जो मुस्बत केसेस आ रहे हैं, उसमें जो जीनोम सीक्वेंसिंग होती है और दीगर तफसीलात हैं, इस पर डिटेल में बात करेंगे कि ये वेरिएंट कौन सा डोमिनेंट इस वक्त नजर आ रहा है शहर कराची में। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने अहम तरीन हकायक रख रहे हैं। बाहर आलमी ममालिक में ग्लोबल प्रैक्टिसेस क्या हैं, रिस्ट्रिक्शंस और लॉकडाउन के हवाले से आपको बताया। कनाडा से अली मोइन नवाज साहब साथ थे। फिर आपको JPMC के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनसे जाना कि हॉस्पिटलाइजेशन के रेशोज, जो कराची का सबसे बड़ा अस्पताल है, उधर क्या चल रहे हैं, HDU बेड्स की क्या सूरत हाल है, हॉस्पिटलाइजेशन रेट्स क्या है। अब थोड़ा टेस्टिंग की तरफ आते हैं। मेंबर कोविड टास्क फोर्स डॉक्टर सईद खान साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, ये बताएं, रुझान जो है, क्योंकि जो शरह आ रही है मुस्बत केसेस की बहुत ज्यादा है, वेरिएंट कौन सा डोमिनेंट है? ओमिक्रॉन है, डेल्टा है? हम कह सकते हैं कि अब ओमिक्रॉन शहर कराची में पूरी तरह डोमिनेंट हो चुका है डॉक्टर साहब? 100% इस वक्त ओमिक्रॉन आ गया है। 99 से 100% केसेस जो है इस वक्त वो कम्प्लीटली ओमिक्रॉन के हैं। इक्का दुक्का डेल्टा वेरिएंट है, लेकिन हम कह सकते हैं कि मेजॉरिटी जो केसेस है 99% इस वक्त ओमिक्रॉन ही के शहरी कराची में नमूदार हो चुके हैं, और तमाम जो केसेस हैं इस वक्त वो ओमिक्रॉन ही के हैं। सही। और अब हम ये कह सकते हैं कि अब ये वजह इसकी कोई ये नहीं है कि कहीं बाहर से आ रहा है, बल्कि लोकली अब इसकी ट्रांसमिशन शुरू हो चुकी है, बल्कि भरपूर हो चुकी है, और लोकली ये फैलना शुरू हो गया। लोगों के आपस में कॉन्टैक्ट से मुसलसल अब ये फैल चुका है जंगल की आग की तरह। अब हम ये कह सकते हैं बिल्कुल, इसके 100% अभी जो ट्रांसमिशन है वो लोकल ही है। और क्योंकि इसके अलामात थोड़े से कम शिद्दत की बीमारी कॉज करता है, तो इसकी वजह से लोग बॉदर ही नहीं करते कि वो SOPs पे अमल करें, या इवन टेस्ट करने की जहमत तक भी नहीं करते कि वो ये समझ रहे हैं कि आम सा फ्लू है या कोई आम सी बीमारी है। तो वो टेस्ट ना करने की वजह से और SOPs पे अमल ना करने की वजह से वो रूटीनली अपने ऑफिसेज जा रहे होते हैं, अपने वो रूटीन काम वो सरअंजाम दे रहे होते हैं। तो ये मजीद फैलता चला जा रहा है इस वजह से कि कोई क्वारंटीन का कंसेप्ट नहीं है, आइसोलेशन का कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि बीमारी की शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं है आम जवानों के लिए और हेल्दी पर्सनस के लिए। लेकिन ये चीज़ इसलिए ख़तरनाक है क्योंकि एक तो बहुत नंबर तेज़ी से फैल रहा है, और जिसकी वजह से ये उन लोगों के लिए ख़तरे के बाइस है जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई है, या पहले से वो कोमॉर्बिड है, कोई दूसरी बीमारी है, या इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में इस वक्त नंबर ऑफ एडमिशन जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। अच्छा। और जो ICU काफ़ी हद तक बंद है वो दोबारा खुल गए हैं, और उसमें पेशेंट के आना जो है काफ़ी तेज़ी से जारी है। अच्छा, आपके पास कोई नंबर्स एग्जैक्ट नहीं, लेकिन आप बता सकते हैं अंदाजन के कितना इजाफा हुआ है? दाव में आप है, क्योंकि जिना से हमने पूछा है वो बता रहे हैं कि तकरीबन 19 के करीब या 20 के करीब जो बेड 10-12 होते थे HDU के 18-19 के करीब भर चुके हैं। जो कह पहले बिल्कुल 10-12 होते थे, डेल्टा में ज्यादा थे, लेकिन कह रहे हैं इस दफा 19 तक भर चुके हैं। तो दाव में क्या सूरत हाल है डॉक्टर साहब? दाव में अभी कैपेसिटी काफ़ी है, लेकिन काफ़ी तादाद में लोग जिस तरह आ रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पे,
तो करीब है कि ये भी जल्द से जल्द फुल हो जाएगी। मैक्सिमम फरवरी के शुरू तक ये बेड जो है ना वो भी फुल हो जाएंगे, क्योंकि जिस बड़ी तादाद में लोग आते हैं और वो फिर स्टे उनका कम से कम 1 हफ्ता तक रहता है, अगर जो बंदा सही से आप ये कह रहे हैं कि फरवरी के पहले हफ्ते तक ये तादाद फुल हो जाएगी, नहीं 100% कैपेसिटी हो जाएगी आपके अस्पताल में दाव में? पर जिस तादाद से नंबर्स बढ़ रहे हैं उसलिए इस खदशा यही है कि फरवरी में ये नंबर्स जो है हमारे पास हॉस्पिटल्स पे रश बढ़ जाएगा। फिर डॉक्टर साहब ये बताएं, फिर इस पे फर्क क्या हुआ? फिर डेल्टा में भी तो यही हुआ था, फिर ये क्यों कह रही है कि हुकूमत, सिंध हुकूमत भी कह रही है कि इसमें हॉस्पिटलाइजेशन रेट कम है इसलिए हम रिस्ट्रिक्शंस की तरफ नहीं जा रहे। तो फरवरी में तो 15 दिन रह गए, तो 15 दिन का इंतजार करने के बजाय हम अगर इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दें, एसओपी पे इंप्लीमेंट कर दें, तो शायद फरवरी के पहले हफ्ते में जो आप बता रहे हैं कि अस्पताल पूरे भर जाएंगे, दाओ अस्पताल एक बड़ा अस्पताल है कराची का, तो उससे पहले उसको रोकने के लिए हमें नहीं इकदाम कर देने चाहिए फौरी तौर पे? इंतजार क्यों कर रही है हुकूमत? बिल्कुल इकदाम करने चाहिए, लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि आम पब्लिक में इसकी जो अलामात है वो निस्बतन कम है, जिसकी वजह से इसको लाइट लिया जा रहा है। लेकिन हमारे हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी कितनी है? आईसीयू की कैपेसिटी लाखों की तादाद में नहीं है, वो सैकड़ों की तादाद में, मेरे ख्याल में मैक्सिमम 1500 की तादाद होगी पूरे शहर कराची में। अगर खुदा न खास्ता ये फुल हो जाती है तो फिर हमारा जो हॉस्पिटल पे प्रेशर है वो इंतहाई बढ़ जाएगा। तो हमें यकीनन इकदाम करने चाहिए, ऐसे इकदाम जिससे इसका फ्लो कम हो, इसकी ट्रांसमिशन कम हो और शदीद बीमार होने वाली जो अफराद हैं इसमें इसको कम रखा जाए, बहुत ज़्यादा ना हो। तो यकीनन इकदाम की ज़रूरत है और यकीनन गवर्नमेंट इस पर सोच रही है और इकदाम उठाने के लिए इस पे सर जोड़ा जा रहा है। तो मेरे ख्याल में अनकरीब इस पे इकदाम उठाए जाएंगे। सही, लेकिन जितना देर होगी उतना नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। आप कह रहे हैं फरवरी के पहले हफ्ते तक अस्पताल भर सकते हैं, तो अब फरवरी में 14-15 दिन रह गए हैं, अभी तक इजलास बुलाए जाएंगे, मीटिंग्स होंगी, मीटिंग्स में फैसले होंगे, गौर व फिक्र होगा। अब आज 28% रेट आ गया इस पर डॉक्टर साहब, कोई कह रहे हैं 31% चला गया कहीं। तो मुझे बताएं ऐसी, और मुख्तलिफ लैब्स के रेशो, कहीं मैं अभी एक निजी लैब का चेक कर रहा था 42% है, आपकी लैब का रेशो कितना है? लैब्स की जो परसेंटेज है वो तो बहुत ज़्यादा है, तकरीबन हमारी लैब्स की 50% के करीब पहुंच चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो बीमार लोग हैं या सिम्टोमेटिक लोग वही आते हैं, तो यहाँ पे तो रेशो बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 50% के करीब है। तो लेबॉर्ट्री के अंदर तो नंबर ज़्यादा है। तो ये इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त जो पॉजिटिव रेशियो है पूरे शहर में वो बेइंतहा ज़्यादा है, और जितने लोग रिपोर्ट कर रहे हैं उससे भी कहीं ज़्यादा है जो लोग रिपोर्ट नहीं कर रहे या जो टेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो नंबर्स तो बेतहाशा है, और अच्छी बात यह है कि बहुत ज़्यादा सिक लोग की तादाद या बीमार लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि हॉस्पिटलाइजेशन जिस रेशो से बढ़ रही है, तो उससे अंदाज़ा होगा कि ये तादाद बहुत जल्दी वो फिल हो जाएगी जो हमारे पास बेड्स अवेलेबल है। तो गवर्नमेंट के पास एग्जैक्टली स्टेटिस्टिक्स मौजूद है, वो बेहतर जानती है, लेकिन जो मेरा अपना नजरिया है। और अच्छा डॉक्टर साहब ये बताते चलें कि आप एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि इसमें जो है अस्पताल जाने का खतरा कम है, दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं अस्पताल भरेंगे, तो अस्पताल फिर किन लोगों से भरेंगे? वही लोग जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, जो 50 साल से ऊपर के हैं, जो ऑलरेडी डायबिटीज या ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, वो लोग आ रहे हैं अस्पताल, या कोई आम आदमी? किस एज के लोग अस्पताल आ रहे हैं? एज ब्रैकेट्स क्या है उनकी? क्या उनको कोई पहले से बीमारी है क्या जो आ रहे हैं आपके पास अस्पताल में लोग? जब हम अस्पताल भरने की बात करें तो अस्पताल में कितनी तादाद है बेड्स की या आईसीयू की ना, वो बहुत कम तादाद है हमारे पास। हर हॉस्पिटल में ज़रा सा मैक्सिमम जो है 50 बेड्स हैं आईसीयू के एक हॉस्पिटल में ना, तो ये कोई हज़ारों की तादाद में हमारे पास बेड्स नहीं है। तो जब हम अस्पताल भरने की बात कर रहे हैं तो हम 1500 पेशेंट्स की बात करें तो 3 करोड़ की आबादी में अगर 300-400 पेशेंट आते हैं तो ये एक ऐसी तादाद है जो आसानी से मतलब बढ़ जाएगी। तो ज़्यादातर पेशेंट इस वक्त वो हैं जो ज़्यादा उम्र के हैं या उनको पहले से कोई बीमारियां हैं और वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, इनकी इम्यून सिस्टम वीक है, या काफ़ी तादाद ऐसी है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई। तो ये वाली तादाद काफ़ी ज़्यादा इस वक्त हॉस्पिटलाइज्ड है, जिसमें बहुत सीवियर पेशेंट्स भी हैं और निस्बतन कम शिद्दत वाली बीमारी, दोनों तादाद में आ रहे हैं, सीवियर भी आ रहे हैं, क्रिटिकल पेशेंट्स भी हैं, मतलब अभी आपके पास वेंटिलेटर्स पे। लेकिन काफ़ी दिनों से जनवरी मतलब दिसंबर नवंबर में हमारे पास बिल्कुल पेशेंट्स 0 के बराबर थे। हॉस्पिटल्स तकरीबन खाली हो चुके थे, तो इस वजह से अभी तक कैपेसिटी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर पेशेंट्स आ रहे हैं
तो करीब है कि ये हॉस्पिटल पे प्रेशर बढ़ जाएगा और इसके लिए इक़दाम करने की अभी से जरूरत नहीं है। लेकिन आप इक़दाम, आप तो कोविड टास्क फोर्स के मेंबर भी हैं डॉक्टर साहब, ये बताएं क्योंकि अब इसका इजलास कब है, क्या इसमें आपकी क्या तरफ से प्रपोजल्स होंगे? जो हुकूमत कह रही है कि हम हॉस्पिटलाइजेशन जब 40-50% होगी, जब हम कोई इस तरफ रिस्ट्रिक्शन की तरफ जाएंगे, तो ये दुरुस्त हिकमत अमली है या ये गलत हिकमत अमली? इकदाम तो ऑलरेडी उठाए जा रहे हैं। मतलब अगर आप इकदाम बंद करने को कह रहे हैं तो एक आखिरी हरबा है कि चीज़ें बंद की जाए। उससे पहले काफ़ी इकदाम के, जिस तरह वैक्सीनेशन पे फोकस किया जा रहा है, वैक्सीनेशन कंपलसरी की जा रही है, उसके बारे में इकदाम उठाए जा रहे हैं। तो इकदाम तो गवर्नमेंट ले रही है। जो जिस तरह आप इशारा कर रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए, उस पर वो एक आखिरी हरबा होगा, क्योंकि अगर इंसानों की ज़िंदगी और शेरों की ज़िंदगी को ख़तरा होगा तो यकीनन हुकूमत उस पर इकदाम उठाएगी, सख्त इकदाम भी उठाएगी। लेकिन उससे पहले हुकूमत कोशिश कर रही है कि वैक्सीनेशन के प्रोसेस को बढ़ाया जाए। लेकिन आप ये बता रहे थे कि ये जो इस तरह मैंने कहा कि ये जो रेट है और जिस तरह से बढ़ रहा है, तो हुकूमत ये कह रही है कि जब हॉस्पिटलाइजेशन 40-50% होगी, जब हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। ये मतलब ये दुरुस्त है? मेरे ख्याल में इसका ग्राउंड ये है स्टेटमेंट का कि शदीद बीमार जो नौयत के हर एक बंदे को इतना इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। जो मैंने बताया कि लोगों को कम सिम्टम्स वाले बीमारी हो रही है और वो रिपोर्ट भी नहीं कर रहा। अगर वो रिपोर्ट कर लें तो ये नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और जिसकी वजह से मज़ीद सख्त इक़दाम उठाए जा सकते हैं। एक कंसेप्ट हम लेके आए थे कि स्मार्ट वर्किंग पे हम फोकस करें। अगर मैं आपसे वो शेयर करूं, जिस तरह क्रिकेट में आजकल एक फिनोमेना आया है कि बायोसिक्योर बबल, तो बायोसिक्योर बबल की तरह हम वर्किंग एनवायरनमेंट को अपना बनाएं ताकि साथ साथ काम भी चलता रहे। मतलब बंद करना तो आसान है, एक आखिरी हरबा है जो गवर्नमेंट स्टेप ले लेगी कि हर चीज़ बंद की जाए, लेकिन उससे आवाम की जो मईशत रोज़ाना की मामूलात है उस पर असर पड़ेगा। तो गवर्नमेंट उसको भी अवॉइड कर रही है और अभी NCOC के साथ अलाइनमेंट है कि जो NCOC के इंस्ट्रक्शंस होंगी उस पे ज्यादातर जो है अमल किया जाएगा। मतलब वो कह रहे हैं कि मुश्तरका तौर पे हो ताकि फिर सियासत भी ना हो, उसके ऊपर तनकीद ना हो। लेकिन ठीक है, लेकिन लोगों की जानें हैं, इस पर हमें फैसले करने चाहिए। ये मुझे बताएं डॉक्टर साहब कि पैरामेडिकल स्टाफ की सूरत हाल क्या है, क्योंकि वो भी मुतासिर होना शुरू हो गई बड़ी तादाद में आपके अस्पताल में, या अभी वो बचे हुए हैं? उनकी तो ऑलरेडी फ्रंट लाइन वर्कर्स की बूस्टर डोजेस भी शायद लग चुके होंगे, तो वो महफूज हैं? लोग तो इन्फेक्ट हो रहे हैं काफ़ी तादाद में, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जिस कम नौयत का बीमारी कॉज करती है तो हफ्ता 10 दिन में लोग सही हो जाते हैं और वो हफ्ता भर बाद अपने काम को ज्वाइन कर रहे हैं। अभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी थोड़े चेंज हुए कि क्वारंटीन जो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए वो 7 से 10 दिन का है और आम शेरों के लिए 5 दिन का है आइसोलेशन। तो इससे अंदाज़ा होता है कि वो इंटरनेशनली भी गाइडलाइन चेंज हो चुके हैं और लोग जो है एक पेंडेमिक फटीक का कंसेप्ट है कि लोग उकता भी चुके हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो लोग इससे तंग भी आ रहे हैं। तो इंटरनेशनली भी ये कोशिश की जा रही है कि जो माहिरीन की तरफ से सोसाइटी में कोऑपरेट किया जाए कि जितना मिनिमम रिस्ट्रिक्शन हो और जितना कम रिस्क लेके बेहतर एनवायरनमेंट प्रोवाइड की जाए, तो उस कंसेप्ट पे काम हो रहा है कि जो ठीक है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, आपने वक्त दिया, ज्वाइन किया, आपने बताया, आपने नाज़रीन जिना से सूरत दाव से सूरत हाल जानी, हॉस्पिटलाइजेशन रेट्स क्या चल रहे हैं, इसके साथ साथ टेस्टिंग के रेशोज और कौन सा वेरिएंट डोमिनेंट है। अब ओवरऑल जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू होगी और ये जानेंगे कि आखिरकार जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के वो क्या रिकमेंड करते हैं, क्या गवर्नमेंट का फैसला दुरुस्त है या मजीद इंतजार या फिर फौरी तौर पर सख्त फैसले। इस ब्रेक के बाद जानेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में नाज़रीन तफसीलन हम तमाम मेडिकल एक्सपर्ट से और लॉजिकली जो डिसीजन मेकिंग है हो रही है पाकिस्तान में उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आलमी सतह पे ग्लोबल प्रैक्टिसेस क्या है, पाकिस्तान में जो फैसले हो रहे हैं कोविड के हवाले से, इस जो रेट पॉजिटिविटी का है वो इंतहाई हद तक होशरुबा इस पर इजाफा हुआ है। केसेस जिस तरह से डबल हो रहे हैं वो बहुत रेट तेज है, यानी कुछ ही दिनों के अंदर केसेस में बड़े शदीद तरीके से शिद्दत से इजाफा हो रहा है। और ये कहा जाए बड़े आसानी से हम कह सकते हैं कि जंगल की आंख की तरह शहर कराची में तो कम से कम फैल चुका है। इससे पहले सेगमेंट में हमने आपको ये बताया, हम एक्सपर्ट से बात कर रहे थे कि जीनोम सीक्वेंसिंग और दीगर जो इसके टेस्ट हैं उसके मुताबिक जो वेरिएंट इस वक्त डोमिनेंट है कराची में वो वही ओमिक्रॉन वेरिएंट है। जो डॉक्टर सईद खान साहब कह रहे थे कि तकरीबन 99% से 100% तक जो वेरिएंट डोमिनेंट है वो ओमिक्रॉन वेरिएंट कराची शहर में पाया जा रहा है। उससे कबल हमने JPMC में बात की, जो उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उन्होंने हॉस्पिटलाइजेशन रेट्स का बताया और ये कंसर्निंग बात है कि हॉस्पिटलाइजेशन रेट बढ़ रहा है
ग्रेजुअली बढ़ रहा है, बल्कि डॉक्टर सईद साहब तो ये कह रहे थे कि फरवरी के फर्स्ट वीक तक शायद हॉस्पिटल्स के जो बेड हैं आईसीयू और एचडीयूज वो फुल हो जाएं। तो ऐसे में आखिर हुकूमत क्या सोच रही है? डॉक्टर रफीक खनानी साहब इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी के प्रेसिडेंट प्रोग्राम में साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, एक तो ये फैल रहा है तेजी से, आप उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि हम तो समझ रहे थे 3-4 हज़ार केसेस जो एनसीओसी ने कहा था फरवरी के मिड तक जाके पीक होगी, तो इसकी फिर पीक क्या होगी जिस तेजी से इन्फेक्शन फैल रहा है, और कितने केसेस पे पीक होगी और कब तक पीक होगी इसकी? देखिए, मैंने तो जो है वो तकरीबन 3 महीने पहले ये प्रेडिक्ट किया था कि पाकिस्तान में जो है वो इसकी वेव जो है वो जनवरी में आएगी, और जनवरी के सेकंड वीक से लेके जो है वो इट विल गो अप टू द एंड ऑफ फरवरी के ये पीक जो है ना वो बढ़ते ही रहेंगे केसेस। ओमिक्रॉन जो है वो इसकी जो स्प्रेड होने की सलाहियत है वो डेल्टा के मुकाबले में कम से कम 4 से 10 गुना ज्यादा है, और हालांकि इसकी बीमारी की शिद्दत काफ़ी कम है अगर हम डेल्टा को देखें, लेकिन इस बात का कवी इम्कान है कि जैसे केसेस बढ़ते जाएंगे और ये बीमारी जो है वो यंग लोगों से एल्डरली में और जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं उनमें ट्रांसमिट होगी, तो बीमारी की सीवियरिटी भी बढ़ेगी और हमें इंक्रीजिंग हॉस्पिटलाइजेशन जैसे अब से आनी शुरू हो गई है। और जब ये हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ती है इसके 2 से 3 हफ्ते के बाद शरह अमवात में भी इजाफा होना शुरू होता है। तो इसका पीक जो है वो एंड ऑफ फरवरी या अर्ली मार्च जो है ना वो उसमें एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान में। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसके हवाले से जो प्रिकॉशंस लेनी चाहिए उसके मामले में हम बहुत ही माइल्ड हैं और अभी तक हमने कोई भी प्रिकॉशंस नहीं ली। इस ओमिक्रॉन की एक और जो चीज़ है जो कि ज़्यादा तकलीफदेह और नुकसानदेह पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए है वो ये है कि ये सबर्बन और रूरल एरियाज में बड़ी तेजी से स्प्रेड करता है, और हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग जो है वो सफ़र करते हैं बसों में और ट्रेन्स में जो कि सबर्बन रूरल एरियाज में जाती हैं, और उन इलाकों में जहाँ के ओरिजिनली डेल्टा या जो दूसरे वेरिएंट्स आए थे या ओरिजिनल वायरस था जी, उन्होंने इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुए थे, ये वहाँ जाकर स्प्रेड होगा। तो हमें अपनी फैसिलिटीज को नॉट ओनली इन अर्बन एरियाज बट हमें रूरल एरियाज में रूरल हेल्थ सेंटर्स तक जो है ना सर्विसेज को आगे बढ़ाना है। और सबसे ज्यादा स्प्रेड जो इसका होता है ये दावतों में होता है, जहाँ चूंकि खाना पीना होता है तो आप मास्क भी नहीं लगा सकते, ना सोशल डिस्टेंसिंग आप रख सकते हैं। किसी भी दावत में आप चले जाएं ये पॉसिबल नहीं होता कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल हो सके। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इन अननेसेसरी चीज़ों के ऊपर जो एसेंशियल सर्विसेज नहीं है उनके ऊपर तो पाबंदियां बहुत सख्त लगाए, और जहां जहां पॉसिबल हो वहां ट्रैवल के रिलेटेड जो है ना चीज़ें उसको स्ट्रिक्टली इम्पोज किया जाए। ट्रेन में आपको पता है कि एक ट्रेन जो चलती है तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ पर्सन्स ट्रैवल कर रहे होते हैं, और ये जो है डिजीज वहां पर पहुंचेगी जहां पर हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज है नहीं। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, और हमें अपने हालात के लिहाज से सही फैसले करने चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हम कह रहे हैं कि जो हमें खबरदार कर रहे थे इससे कबल वेव्स में सीएम सिंध थे, दीगर थे, वो खबरदार करते थे पहली वेव्स में, अब वो भी मुतमईन नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्योंकि इसकी हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा नहीं है इसलिए अभी हम कुछ नहीं कर रहे। हालांकि मुस्बत केसेस की शरह 28, 29, 30%, 31% तक भी चली गई है। तो फिर इसका इंतजार किया जाए मजीद, या फिर इस इन्फेक्शन को फैलने दिया जाए, अस्पताल भरने दिया जाए, उसके बाद फिर इकदाम करने जाएंगे? नहीं, देखिए जो है ना साइंस आजकल इतनी तरक्की कर चुकी है कि हमें अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने के बजाय दूसरों के तजुर्बों से फायदा उठाना चाहिए। और प्रिवेंशन के हवाले से जितनी भी चीजें जो हमने पहले दोनों दफा या पहली जो 4 वेव्स आई हैं उसमें की थी उसी तरह से और तो उससे ज्यादा शिद्दत के साथ जो है ना वो करनी चाहिए। लेकिन पहले की और अब की निस्बत में हमें फर्क ये है कि अब हमारी नॉलेज बढ़ गई है, तो हम बहुत ज्यादा जो चीजें छोटी चीजें हैं उनको अहमियत न दें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वेयरिंग और ट्रैवल रिलेटेड जो भी रेस्ट्रिक्शंस हैं उसके ऊपर बड़े स्ट्रिक्टली अमल करें, और कोशिश ये करें कि जो गैर ज़रूरी तकरीबात हैं जिसमें कि गैदरिंग्स होते हैं, क्राउड्स बनते हैं, उनको टोटली ख़त्म कर दें, बैंड कर दें। और जो चीज़ें जो हैं वो ख़ास तौर पर जैसे कि स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें भी जो शुरू में हमने जो स्मार्ट लॉकडाउन किया था उस तरह से कोई भी स्ट्रेटेजी बनाएं, लेकिन इसको आप खुला न छोड़ें। यूरोप में WHO कह रही है कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन विल बी अफेक्टेड अगर जो है उन्होंने प्रॉपर मेजर्स न लिए।
और वो लोग तो शायद अफोर्ड कर ले, लेकिन हम एक पुअर कंट्री हैं विथ लिमिटेड रिसोर्सेज, और पर्टिकुलरली पेरिफेरी में हमारे पास हेल्थ केयर सर्विसेज भी नहीं है। सो वी हैव टू बी मच मोर केयरफुल देन अदर पीपल। सही। और ये जो जिस शरह का या थ्रेशोल्ड जो हमने सेट किया है कि जब हॉस्पिटलाइजेशन रेट 40-50% होगा फिर हम कोई स्ट्रिक्ट मेजर्स लेंगे, आपको क्या लगता है? आपने कहा ना कि बाय एंड ऑफ फरवरी आपको पीक लगती है, तो ये बाय एंड ऑफ फरवरी हम समझेंगे कि अस्पतालों पे जो बर्डन है बढ़ जाएगा, या ये जो मामला है ये बहुत शुरू में भी आ सकता है कि फरवरी के शुरू में ही शायद हॉस्पिटलों में रश बढ़ना शुरू हो जाए? खुदा ना खास्ता। देखें, बढ़ना शुरू हो गया है। अच्छा। और जैसा कि मैंने बताया कि जब हॉस्पिटल का बर्डन बढ़ता है इससे 2 to 3 वीक्स के बाद जो है ना, मोर्टेलिटी सीवियरिटी ऑफ डिजीज का भी मसला पड़ता है जी। क्योंकि ओमिक्रॉन की अभी तक जो हमारे पास इतलात है कि वो लंग्स को उस तरह से डैमेज नहीं कर रहा जिस तरह से अर्लियर वेरिएंट्स कर रहे थे, तो इसलिए शायद ऑक्सीजन की शॉर्टेज और वो इतना बड़ा इशू ना बने। लेकिन डिजीज की सीवियरिटी जो वीकनेस प्रोड्यूस करता है, वो डिजीज की स्प्रेड, ये सारी चीजें बड़ी अलार्मिंग हैं। और अभी तक हमने ये नहीं देखा, क्योंकि अमवात भी शुरू हो चुकी हैं, कम है उससे, डेल्टा के मुकाबले में काफी कम है। तो हमें स्केयर नहीं फैलाना, लेकिन लोगों को तैयार जरूर करना है और हमारी फैसिलिटीज को तैयार करना है। ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा जो है ना ट्रेजेडी हो जाए और हमारे पास रिसोर्सेज ना हो और लोग प्रॉपर हेल्थ केयर न मिलने की वजह से जो है वो शदीद बीमारी का या अमवात का शिकार हो। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्टली मुझे बताएं कि बूस्टर डोज को भी मैंडेटरी कर देना चाहिए और उस पर भी, और जिन्होंने वैक्सीन बिल्कुल भी नहीं लगवाई उनके लिए सख्त इकदाम अब ऐलान कर देना चाहिए, हुकूमत को अपना कम्युनिकेशन कैंपेन सख्त कर देना चाहिए, क्योंकि बड़े आराम से लोग घूम रहे हैं, ना कोई सख्ती है ना कुछ है। नहीं, ये तो बहुत ही जरूरी, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है जी, कि जितना भी हम कोशिश कर सकते हैं हमें वैक्सीनेशन जो है वो और बूस्टर डोजेस, और बल्कि मैं तो एक आपके तवज्जुह से एनसीओसी को गुजारिश करूंगा कि अभी इन्होंने जो है वो जो गाइडलाइंस दे रहे हैं उसमें बाज़ दफा रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि 3rd डोज इसका लगाया जाए और 4th डोज इसका लगाया जाए या ना लगाया जाए। उसको आप ओपन कर दें ताकि जो लोग अपनी मर्जी से जो चूज करके लगाना चाहें लगवा लें। लेकिन प्रोटेक्शन ओमिक्रॉन से भी ठीक है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आपने ज्वाइन किया, अपने अहम तजावीज़ भी दी और साथ साथ अपनी मालूमात से भी हमें शेयर किया। हमसे पहले और एक्सपर्ट्स भी प्रोग्राम में साथ थे जो बता रहे थे कि कितना खतरनाक ये हो सकता है, फौरी तौर पर हुकूमत को इकदाम क्या करने चाहिए, हुकूमत की मौजूदा हिकमत अमली पिछली हिकमत अमली से कितनी मुख्तलिफ है और क्या ये दुरुस्त हिकमत अमली है। ये सारे अहम तरीन सवाल आज प्रोग्राम में उठाए। आपका फीडबैक हमें मौसूल होगा हमारे फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।